शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर हो रही है और बात कहीं और नहीं, मेरे ऑफिस में हो रही है। मेरे साथ एक लड़की काम करती है, नाम है कौशिकी वत्स। बोली कि भैया इसमें कुछ नहीं होगा, 4-5 दिन तक आप भी शोर कीजिएगा, 4-5 दिन तक और मीडिया हाउस शोर करेगा, दूसरा मुद्दा आ जाएगा और ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड एक बार फिर पुलिस के फाइल में कहीं न कहीं दब कर रह जाएगा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कौशिकी अकेले नहीं है, कौशिकी उन तमाम लड़कियों के प्रतिनिधि है जिसके मन में इस बात की आशंका बनी हुई है कि पुलिस इस केस को ब्लाइंड खेल रही है और ब्लाइंड गेम में कुछ हाथ आ गया तो आ गया, ज्यादातर चांस होता है कि हाथ कुछ आएगा ही नहीं। कौशिकी के ये तर्क, कौशिकी की ये पीड़ा और उसके ये सवाल परेशान करते हैं और वो परेशान करते हैं तो न्यूज फॉर नेशन 9 सवाल के आंकड़ों के साथ आज बिहार सरकार और पटना पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहती है। हमने एक क्वेश्चनायर तैयार किया है, एक सवाल की श्रृंखला तैयार की है। पहला सवाल है न्यूज फॉर नेशन का, इस एसआईटी टीम से, इस बिहार सरकार से, पटना पुलिस से कितने लोगों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा? पहले तो जनाब आप कह रहे थे कि यह आत्महत्या है, फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आती है और इस आत्महत्या में आपके हिसाब से कहानी 180 डिग्री पर पलट जाती है। अब आप जो मेल स्पर्म का सैंपल मिला है उसको मैच कराने के लिए लोगों का ब्लड ले रहे हैं, लड़की के मां का लिए, बाप का लिए, भाई का लिए, चाचा का लिए, मामा का लिए, हर दिन किसी न किसी का ले रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है उसमें आपके पास वो संख्या फिक्स नहीं है कि आप कहां तक और किसका किसका ब्लड सैंपल लीजिएगा। एक अखबार में खबर छपी है, उस खबर के हवाले से बात करूं तो कहा जा रहा है कि लड़की जहानाबाद से चलकर पटना तक आई, जितने लोग उसके आगे पीछे उसके संपर्क में थे उन सब लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। तब तो सदी बीत जाएगी निर्णय तक आने में। इसका मतलब यह है कि पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। दूसरा प्रश्न, अगर सैंपल किसी से मैच नहीं हुआ तो आगे जांच की दिशा क्या होगी? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जांच की दिशा इस ओर थी ही नहीं कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट या यौन शोषण जैसी कोई बात हुई है। तो कितना आदमी का सैंपल लीजिएगा भाई? या सैंपल मैच ना होगा तब फिर क्या कीजिएगा? कोई जवाब है आपके पास? कोई दूसरी थ्योरी पर आप काम कर रहे हैं? जितनी मुंह उतनी बात, हर किसी के पास एक अपनी थ्योरी है और पुलिस पदाधिकारी में भी अगर 3-4 पदाधिकारी से आप बात कर लीजिए तो 3-4 तरह का तर्क निकल कर आ जाता है। इसलिए एक बड़ा सवाल है कि अगर सैंपल किसी से मैच नहीं हुआ तो पटना पुलिस क्या करेगी? तीसरा प्रश्न, मनीष रंजन को छोड़कर और किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और मनीष रंजन की क्यों हुई? और मनीष रंजन की गिरफ्तारी अगर हुई तो मनीष रंजन से क्या प्राप्त हुआ? उसके फॉलोअप में कितनी गिरफ्तारियां हुई? कहीं पर चर्चा 3 गिरफ्तारी की है, कहीं पर चर्चा 8 गिरफ्तारी की है, लेकिन यह गिरफ्तारी हो क्यों रही है? इस गिरफ्तारी से पुलिस को क्या प्राप्त हो रहा है? इस बारे में जवाब किसी के पास कुछ नहीं है। कभी चर्चा हो जाती है मनीष रंजन का बेटा गिरफ्तार हो गया, कभी चर्चा हो जा रही है मनीष रंजन के जानने वाले 3 लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नीलम अग्रवाल जो हॉस्टलवा चलाती थी, उस हॉस्टल चलाने वाले महिला की बेटा को काहे नहीं पुलिस गिरफ्तार कर रही है? और ये हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी महोदय वहां जाइएगा, जो लोकेशन है वहां जाइएगा तो वहां पर आम लोग भी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी लगती थी, उस गाड़ी में नीलम अग्रवाल का बेटा भी होता था, नीलम अग्रवाल का बेटा बेधड़क हॉस्टल में आता जाता था, तो उसको भी गिरफ्तार कीजिएगा, उससे भी पूछताछ कीजिएगा। ये एक बड़ा सवाल। अब थोड़ा सा एम्स रिपोर्ट में और कितना वक्त लगेगा? एम्स को जांच के लिए सभी आवश्यक सामान पहले ही दिन क्यों नहीं दिया?
ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये यक्ष प्रश्न इसलिए है कि जैसे ही पीएमसीएच से ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, वैसे ही सेकंड ओपिनियन लेने के लिए पटना पुलिस एम्स चली जाती है। लेकिन एम्स जाती जब है तो एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि पटना पुलिस जब हमसे अप्रोच की तो हम सेकंड ओपिनियन दे सके, इसके लिए जितनी चीजें जो जो बेसिक एलिमेंट्स हमको चाहिए था वो हमको दिया ही नहीं। इसका मतलब ही है, हम क्यों ना समझें कि पटना पुलिस जानबूझ के इस केस को डिटेन कर रही है। ये भी तो समझा जा सकता है ना भाई। आप किसी के पास जा रहे हैं कंफर्मेशन के लिए और वो तमाम चीज दीजिएगा नहीं जिस आधार पर चीज कंफर्म हो जाए, तो क्यों ना हम माने कि आप चीजों को डिले करने के लिए वहां गए थे, आप रिपोर्ट को डिले कराना चाह रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एम्स के डॉक्टर ने कहा है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है ये मामला। पांचवा, अभी तक बिसरा रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अगर पटना पुलिस या बिहार सरकार इस मामला में साइंटिफिक जांच के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहती है तो बिसरा रिपोर्ट में और कितना वक्त लगेगा और ये क्यों नहीं आगे आ रहा है, सामने आ रहा है, इसका जवाब भी पटना पुलिस के पास होना चाहिए था। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे हिसाब से तो ये पहला नंबर पर ही होना चाहिए कि नीलम अग्रवाल को क्यों नहीं पकड़ा गया। नीलम अग्रवाल उस हॉस्टल की संचालिका है। नीलम अग्रवाल का बेटा आशु अग्रवाल तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो दोषी है। नीलम अग्रवाल के पास ये लड़की पिछले 2 साल से रह रही थी, इसलिए लड़की के बिहेवियर को लेकर नीलम अग्रवाल बहुत कुछ बता सकती है। नीलम अग्रवाल को पुलिस पकड़ती है और 2 घंटे में ही छोड़ देती है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब पटना पुलिस को और बिहार सरकार को देना होगा। नीलम अग्रवाल के ही बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं का साठगांठ चित्रगुप्त नगर के उस थाना प्रभारी से है जिस थाना प्रभारी पर आरोप लगा कर्तव्यहीनता का, काम में लापरवाही का, जिस थाना प्रभारी के पति तक अब आरोप का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस उस दिशा में काम नहीं कर रही है। आगे चलिए, मनीष रंजन को रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? अगर मनीष रंजन को आप गिरफ्तार किए हैं तो यही सोच के ना गिरफ्तार किए हुए कि मनीष रंजन से कुछ सबूत मिलेगा। तो जब सबूत मनीष रंजन से लेने की बात है तो आप उनको ना रिमांड पर ले रहे हैं ना उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो मनीष रंजन को गिरफ्तार क्यों किया गया? और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि मनीष रंजन जब बेल पिटीशन फाइल करता है तो आपके वकील कोर्ट में उसका विरोध भी करते हैं। तो फिर जानबूझकर मनीष रंजन को ये गिरफ्तार करने की बात और उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश ही नहीं, ये कौन सा खेल है? ये भी एक बड़का सवाल है जिसका जवाब आना चाहिए। अब सवाल नंबर 8, यह केस अभी तक ब्लाइंड नजर आ रहा है। पुलिस पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य के आश्रय चल रही है, लेकिन जिस अधिकारी के द्वारा साक्ष्य मिटाने का अवसर अपराधियों को दी गई उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसा हम लोग सुने हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि गुनाह करने वाला ही अपराधी नहीं है, गुनाहगार को पनाह देना, उसको संरक्षण देना, यह भी आपराधिक कृत्य है। पुलिस को पूरे घटना की जानकारी 7 तारीख को हो जाती है, 9 तारीख को एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसको बंद नहीं किया गया, उसको सील नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि रोशनी कुमारी को पता नहीं है कि जहां पर घटना हुआ है उसको तुरंत सील कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि रोशनी कुमारी को यह नहीं पता है कि हॉस्टल के ओनर या हॉस्टल चलाने वाले अगर किसी रूम का दरवाजा तोड़ रहे हैं तो उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इसके बावजूद रोशनी कुमारी ने कार्य में लापरवाही बरती और लापरवाही बरतने के पीछे की वजह यह है कि वो इन तमाम सबूतों को मिटाने का और नए सबूत गढ़ने का अवसर देना चाहती थी। वो अपराधी है, गुनाहगारों को संरक्षण देना अपराध की श्रेणी में है, लेकिन आपने बहुत हुज्जत होने पर 24 तारीख को सिर्फ और सिर्फ पटना पुलिस उसको
सस्पेंड करती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल या निशान कि लिंग के कितनी ऊपर तक हैं अपराधियों के। 9वां सवाल, कार्य में लापरवाही और गलत बयानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर बिहार सरकार का क्या रुख है? यह सवाल इसलिए है कि लापरवाही तो आपने देख लिया, न घटनास्थल को सीज किया गया, न डॉक्टर से बड़े अधिकारी ढंग से बात किए और अपनी मर्जी से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले बयान दे दिए। यह बयान देने का मतलब था कि पुलिस, मीडिया कर्मी से लेकर आम जनता के मन में जांच की दिशा को दूसरी ओर ले जाना, आत्महत्या की ओर ले जाना। यह भी एक तरीके से आपराधिक कृत्य में शामिल होना या गुनाहगारों को संरक्षण देने जैसा काम है। और एक 10वां सवाल जो कि यहां लिखा हुआ नहीं है, पुलिस मनीष रंजन को गिरफ्तार करती है, मनीष रंजन को रिमांड पर नहीं लेती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के 20 दिन बीत जाने पर, या अगर बीमारी के समय से जोड़े तो 23 दिन बीत जाने पर, पुलिस मनीष रंजन के पैतृक गांव मखदूमपुर के खरका में छापेमारी करती है और कहती है कि हमको कुछ सबूत, कागजात हाथ लगे हैं। आंध्रा के हाईकोर्ट दिखा रहे हैं 20 दिन तक वो कागजात घर पे रखे हुए, अगर वो अपराधी है तो। जिस काम को पहले 20 घंटा में करना चाहिए था, उस काम को आप 20 दिन बाद कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि पटना पुलिस इस पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहती है, लीपापोती करना चाहती है और कौस्की के वो सवाल जायज हैं कि इस मामले में कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन तक और हल्ला हंगामा होगा, कोई दूसरा मुद्दा आएगा, जनता से लेकर मीडिया तक उस दूसरे मुद्दे पर चढ़ जाए, शुरू हो जाएंगे, बस दूसरी दिशा में चल पड़ेगी और ये मुद्दा सरकारी फाइल में धूल फांकता हुआ कहीं ना कहीं दबा रह जाएगा। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसको डिले करके, समय लेकर उन मुद्दों को दफन कर दिया गया, जनता के दिमाग से डिलीट कर दिया गया और सरकारी फाइल में कहीं ना कहीं गुमनामी में भुला दिया गया। कौस्की की चिंता से खड़ा हुआ ये सवालों का सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं होता है। हम आगे भी सवाल उठाते रहेंगे, इसलिए कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए कि हम बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, हम उस सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, पहले तो बेटी बचाओ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।